नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। दल बदल मामले में स्पीकर पर पक्षपात का आरोप लगाने वाले बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि दल बदल से संबंधित मामला स्पीकर के यहां लंबित है और ऐसे में अदालत उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, इसलिए बाबूलाल मरांडी की याचिका को खारिज किया जाता है। बता दें कि 5 जनवरी को सभी पक्षों की तरफ से बहस पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए बाबूलाल मरांडी की याचिका को खारिज कर दिया है। इस रिपोर्ट को देखिए। बाबूलाल मरांडी को लगा कोर्ट से झटका। दल बदल मामले में मरांडी की याचिका खारिज। कोर्ट ने बताया अदालत नहीं दे सकती मामले में दखल। तो मंगलवार का दिन बाबूलाल मरांडी के लिए झटके का दिन साबित हुआ, क्योंकि जिस दल बदल मामले को लेकर उनका राजनीतिक जीवन डामाडोल था, उसी को लेकर हाई कोर्ट ने उन्हें झटका दे दिया। जी, दल बदल मामले में स्पीकर पर पक्षपात का आरोप लगाने वाले बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी की याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। यानी हाई कोर्ट ने बाबूलाल मरांडी की याचिका को सिरे से खारिज कर दिया। जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए जो कहा, अब वो भी सुन लीजिए। अदालत ने कहा कि दल बदल से संबंधित मामला स्पीकर के यहां लंबित है, ऐसे में अदालत उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, इसीलिए बाबूलाल मरांडी की याचिका को खारिज किया जाता है। चलिए, अब पूरा मामला है क्या, क्यों ये विवाद कोर्ट की दहलीज तक पहुंचा और कैसे बाबूलाल मरांडी के लिए ये एक बड़ा झटका है, अब वो भी समझ लीजिए। दरअसल कहानी की शुरुआत होती है जब जेवीएम के नेता 2 धड़ों में बंट गए थे। 3 विधायक में एक बाबूलाल मरांडी बीजेपी में शामिल हो गए थे। प्रदीप यादव और बंधु तिर्की कांग्रेस में चले गए। इसके बाद पार्टी के विलय को लेकर विवाद शुरू हो गया था। इस बीच विधानसभा स्पीकर ने दल बदल के तहत बाबूलाल मरांडी को नोटिस जारी किया और इस मामले में सुनवाई शुरू कर दी थी। और इसी को लेकर बाबूलाल मरांडी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। और सुनवाई के बाद 5 जनवरी के दिन जब सभी पक्षों की ओर से बहस पूरी हुई तो अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। चलिए, अब ये भी जान लीजिए कि सुनवाई के दौरान बाबूलाल मरांडी की ओर से अधिवक्ता विनोद कुमार साहू ने अदालत में क्या पक्ष रखा था। दरअसल बाबूलाल मरांडी का पक्ष रखते हुए कोर्ट में कहा गया था, स्पीकर और विधायक दीपिका पांडे सिंह का ये कहना पूरी तरह से गलत है कि ये मामला 10वीं अनुसूची या पार्टी के विलय से जुड़ा हुआ है। स्पीकर के न्यायाधिकरण में मेरे खिलाफ चलाया जा रहा मामला ही पूरी तरह से गलत है। इसके अलावा स्पीकर ने नैसर्गिक न्याय का पालन नहीं किया। उनकी ओर से गवाहों की सूची सौंपी गई, लेकिन स्पीकर ने बिना उस पर निर्णय पारित करते हुए मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। इस मामले में स्पीकर न्यायाधिकरण ने कोई फैसला नहीं सुनाया है। ऐसे में बाबूलाल मरांडी की याचिका पर सुनवाई करने का कोई औचित्य नहीं है। यानी कानूनी नजरिए से बाबूलाल के लिए हाई कोर्ट से ये झटका उनकी राजनीतिक हार के रूप में भी देखा जा सकता है। मगर सवाल ये कि अब आगे इस लड़ाई में क्या होगा। राकेश कुमार, इंडिया वॉइस, रांची। तो बाबूलाल मरांडी को यह बड़ा झटका माना जा रहा है और उनकी याचिका हाईकोर्ट की तरफ से खारिज कर दी गई है। अब बाबूलाल मरांडी का अगला कदम क्या होगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। मुद्दे पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता अनंत अमित जी जुड़े हुए हैं। अनंत अमित जी, आपका इंडिया वॉइस पर बहुत बहुत स्वागत है। लक्ष्मी नारायण तिवारी जी कांग्रेस के नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर तिवारी जी। सुशांतो मुखर्जी जी हैं, मार्क्सिस्ट के नेता हैं, मुखर्जी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। अनंत अमित जी, ये एक बड़ा झटका है बाबूलाल मरांडी को आज लगा है और उनकी याचिका खारिज हो गई है। ये मरांडी साहब के झटके के साथ या फिर भारतीय जनता पार्टी का अगर हम जिक्र करें
तो इस पूरे प्रकरण को अब बीजेपी किस तरीके से देख रही है? देखिए योगेश जी, पहली बात तो ये मैं बता दूं, ये कोई झटका नहीं है। हाँ। दूसरी बात, जो उच्च न्यायालय ने जो आदेश किया है, हम उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करेंगे और हम उनका सम्मान करेंगे। तीसरी बात, जो आदेश आज आया है उस आदेश के अवलोक में हमारे जो भी सीनियर एडवोकेट उसका गहन अध्ययन करेंगे। उसके बाद अगर यदि जरूरी हुआ तो हम डबल बेंच में जाएंगे, और यदि उससे भी अति आवश्यकता पड़ती है, हमारे एडवोकेट जिस तरीके से हमें बताएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट तक हम जाएंगे। दूसरी बात, इन चीजों के पीछे की राजनीति को भी योगेश जी समझने की जरूरत है। हम क्यों गए कोर्ट में? आप देखिए, आपने भी जैसा प्रोमो चलाया कि 3 विधायक जेवीएम में थे, बाद में पार्टी का विलय होता है, बीजेपी में आते हैं, 2 विधायक कांग्रेस में चले जाते हैं, 1 विधायक भारतीय जनता पार्टी में आता है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी विरोधी दल का नेता बना देती है माननीय बाबूलाल मरांडी को। अब हम माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय से भी ये जानना चाहते हैं, और राज्य की जनता भी ये जानना चाहती है कि विगत 3 वर्षों से जिस तरीके से सरकार बनने के बाद, यूपीए सरकार बनने के बाद, भारतीय जनता पार्टी ने विरोधी दल का नेता जब बाबूलाल मरांडी जी को बनाती है, उसके बाद न तो सरकार न ही अध्यक्ष महोदय उनको मानने को तैयार है। और लगातार जिस तरीके से अध्यक्ष महोदय के न्यायाधिकरण में मामला चल रहा है, और तमाम राज्य के विकास के मामले, मैं एक एग्जाम्पल सिर्फ देना चाहता हूं, क्योंकि आप भी पत्रकार हैं, मैं भी पहले पत्रकार रहा हूं। जैसे आरटीआई बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है पूरे राज्य और देश के लिए। विगत 3 वर्षों से सूचना आयोग बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। सूचना आयोग में काम करने वाले कर्मचारियों का वेतन तक नहीं दिया जा रहा है, एक भी मेंबर नहीं है। 3 साल से सूचना आयोग खाली है, लेकिन सरकार को नहीं अध्यक्ष महोदय को इस पर चिंता है। तो राज्य की जनता ये भी चाह रही है कि अध्यक्ष महोदय जो भी कार्रवाई कर रहे हैं, जो भी आदेश देंगे, उसके पीछे भी उनकी मंशा क्या है कि किसी के दबाव में काम कर रहे हैं। सरकार, क्योंकि अध्यक्ष किसी व्यक्ति या पार्टी का नहीं होता है, अध्यक्ष पूरे प्रदेश का होता है, अध्यक्ष विधानसभा का होता है, अध्यक्ष सर्वोपरि होता है। तो ये अध्यक्ष महोदय से भी राज्य की जनता ये जानना चाहती है कि जो आप कार्रवाई कर रहे हैं, जो भी नियम के तहत हो रहा है, उसके पीछे कोई राजनीति तो नहीं है। ये राज्य की जनता भी जानना चाहती है, तो हम तो खैर जानना ही चाहते हैं। हाँ, ठीक है बात। तिवारी जी, इस पूरे मामले को कांग्रेस अब किस नजरिए से देखती है? देखिए, अनंत अमित जी ने कहा कि अध्यक्ष साहब किसी पार्टी के नहीं होते हैं, या किसी विधायक के नहीं, कुछ चंद विधायकों के नहीं होते हैं। वो जितने चुने हुए विधायक सदन के अंदर बैठते हैं, वो सभी के अध्यक्ष होते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की वो बातें हमें जेहन पर आती है। वो कहते थे कि चित्त भी मेरी, पट भी मेरा, अंटा मेरे बाप का। संसद में उन्होंने कहा था, मैं दोहराता हूं उसको, चित्त भी मेरी, पट भी मेरा, अंटा मेरे बाप का। मैं ये आनंद अमित जी की बात सुन रहा था, ये तो होना था योगेश जी, ये तो होना था। और ये बाबूलाल मरांडी जी को झटका नहीं है, ये धक्का है बीजेपी को, ये बीजेपी का धक्का। बाबूलाल मरांडी जी, हम तो आश्चर्य में हैं कि बाबूलाल मरांडी जी कहते थे कि पहाड़ से कूदना स्वीकार है, बीजेपी में नहीं जाएंगे, लेकिन वो बीजेपी में चले गए और मर्ज कर गए जाकर के। और ये तो होना ही था, बीजेपी उनको ब्लैकमेल करेगी। देखिए, ये हाईकोर्ट का ऑर्डर आया है, अब बीजेपी ब्लैकमेलिंग शुरू करेगी। अनंत अमित जी आते हैं, एक कमेंट रख लेने दीजिए, उसके बाद आप बीच में नहीं बोलिए। हाँ, अरे आप बोलिए तिवारी जी, आप बोलिए भाई, आप बोलिए। हमारा एक कहना है कि ये तो होना ही था, और ये कोई नई बात नहीं आई है, ये बात हम लोग जानते थे। और ये कहते हैं कि हाईकोर्ट का हम अनुपालन करेंगे। अरे अनुपालन करना मजबूरी है भाई, अनुपालन तो करना होगा। उनके पास रास्ता खुला है, वो कह रहे हैं अगर जरूरत पड़े तो डबल बेंच का भी रुख करेंगे। थोड़ा सुनिए ना, सुप्रीम कोर्ट जाए। ये इसके पहले कई मुद्दों को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए, क्या हुआ? हर्ष क्या हुआ? 17,500 शिक्षकों की बहाली, 13 जिला को लेकर 2016। हर्ष क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कितना करारा तमाचा मारा। सुप्रीम कोर्ट इनके द्वारा कई बिंदुओं पर इनको आईना दिखाया है, आदरणीय उच्च सर्वोच्च न्यायालय। ये फिर जाए, समझ में आ जाएगा, इनको उत्तर मिल जाएगा सुप्रीम कोर्ट से। ये हर बार कानून को अपने हाथ में लेने की कुचेष्टा करते हैं। ये चाहते हैं कि सारा कुछ इनके मन मर्जी से चले। ये चाबुक हाके, अगर वो चाबुक से प्रभावहीन होता हुआ
दिखाई पड़े। आम जनता सीधे सीधे मत दे करके अगर इनको कुर्सी ना दे तो ये चोर दरवाजे से घुसेंगे, ये बोरो प्लेयर लाएंगे, ये खरीद फरोख्त करेंगे, ये लोगों को अपने मिलाएंगे। इनके आज ये झारखंड विधानसभा में कितने विधायक हैं, मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेता, कितने विधायक हैं जो इनके मूल पार्टी से संबंध रखते हैं योगेश जी। अरे वो तो देखिए वो सभी पहुंचाएंगे, एक एक कमेंट ले लेते हैं। देखिए ये जो आपने स्थिति बताई ये वास्तव में आपने हकीकत बताई है, लेकिन हकीकत केवल किसी एक पार्टी के लिए नहीं है, सारे राजनीतिक दलों के लिए है। आपने जो कहा मरांडी साहब को कि वो कह रहे थे कि हम पहाड़ से कूद जाएंगे, बीजेपी में नहीं शामिल होंगे, आप सही कह रहे हैं। न केवल मरांडी साहब, हर राज्य में और हर लगभग ज्यादातर नेता ऐसे बयान दे देते हैं। लेकिन अभी बीजेपी में इनका बहुतायत है ऐसे लोगों का। नहीं सब लोगों को हर जगह ये काडर जो है ना, इस काडर के जो नेता हैं वो हर जगह विराजमान है और अपनी अच्छी खासी तादाद में है। ऐसा नहीं है, ये बात सही है, ये बात सही कहा आपने, लेकिन अधिकांश संख्या बीजेपी के पास है। अरे आपके पास भी दो आए थे फिर इस तरह में, वो देखिए आनंद तमीज जी कहते रहे हैं, उनके पास तो एक नेता गया, आपके पास दो आए थे उस दल से, जेवीएम से। बोलिए, और जेवीएम से पहले जो आलोक चौरसिया, नवीन जायसवाल, ये क्या कहना है उनके बारे में बता दे रहे हैं। आपने नवीन जायसवाल का भी जिक्र कर दिया, भानु प्रताप शाही, रामचंद्र चंद्रवंशी, पुष्पा देवी, इनका नाम गिनवाए आप। चिंता कीजिए, आप हमारी चिंता ना करिए। आप हमारी चिंता करने का अधिकार है आपको, हम आपकी चिंता ना करें। हम आपकी चिंता तो कर, हम तो आपको मानने को तैयार नहीं, हम आपकी चिंता क्या करेंगे। आप तो कांग्रेस मुक्त कर रहे हैं भाई। ठीक है तिवारी जी, आपको रोकेंगे। आप तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रमोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। समूचे भारत से कांग्रेस को सफाया करने का रुक जाइए, बार बार हामी भरते हैं। ठीक है प्रमोद जी, आवाज मिल पा रही है आपको? प्रमोद जी आवाज आ रही है आपको? नहीं आ रही। बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर प्रमोद जी आपका। चलिए आते हैं, अब तिवारी जी ने अभी जो जिक्र किया, तो हमने कहा ना कि बहुतायत हर पार्टी में इस काडर के लोग बैठे हुए हैं, इस काडर के नेता विराजमान हैं कि वो पहले कस्में खाते हैं और उसके बाद कि हम उस दल में नहीं जाएंगे। आपने ठीक कहा, नवीन 15 की जो आप कहानी बता रहे हैं, फरवरी 15 की, नवीन जायसवाल, अमर कुमार बावरी, गणेश गंजू, आलोक कुमार चौरसिया, रंजीत सिंह और जानकी यादव, ये 6 विधायक थे। आपने ठीक कहा। तो झारखंड भवन में मुख्यमंत्री रघुवर दास और बीजेपी के अन्य नेताओं की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए थे और पहले बीजेपी ने अपने 37 विधायकों और सुदेश महतो के नेतृत्व वाली आजसू के विधायकों के समर्थन के साथ राज्य में सरकार बनाई थी। अब 70 गठबंधन के पास 48 विधायक उस समय मौजूद हो गए। 81 सदस्यीय राज्य विधानसभा में स्थिति मजबूत तो हो गई, लेकिन उस दौरान जब पूछा गया था बीजेपी से, तो उस दौरान जब पूछा गया कि आप तोड़ के ला रहे हैं दूसरे विधायकों को दूसरे दल के, तो बीजेपी ने उस दौरान भी यही कहा था कि वो तोड़ने की इच्छुक नहीं है, बल्कि दूसरों को जोड़ रहा हूं। योगेश जी, ये केवल वो नहीं, ठीक है, वो आरोप लगाए थे, मुझे याद है, आपको याद दिलाने के लिए कहानी बता दी, मैंने पूरी कहानी बता दी, मुझे याद है। उस दौरान भी ये चीजें पूछी गई थी, तो बीजेपी की तरफ से जवाब दिया गया था। और उस दौरान भी जब मरांडी साहब ने भी आरोप लगाया था, कांग्रेस और अपने आप को एक साथ खड़ा किया था, उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी तोड़ने का काम कर रही बीजेपी और कांग्रेस और जेवीएम के विधायकों को। मुझे याद है, आप मत याद दिलाइए, और जनता भी याद रखती है। ठीक है, आएंगे अब चर्चा में आगे बढ़ेंगे। मुखर्जी जी भाई, ये क्या चल रहा है, आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? देखिए कांग्रेस और बीजेपी तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। देखिए इसमें आरोप लगाने की कोई बात नहीं। हाँ, पहली बात है कि न्यायालय ने जो आदेश किए हैं, जो रिजेक्ट किए हैं, हमें लगता है कि इस पर किसी को टीका टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि निचली अदालत मतलब विधानसभा, हमें आज तक तो पूरे देश में हमने देख लिया जो विधानसभा में जो चल रही है कोर्ट, जो विधानसभा कोर्ट स्पीकर के अंडर में जो चलती है, उसके बाद कोई भी उसे अगर किसी भी कोर्ट में हाईकोर्ट ले जाते हैं तो वो रिजेक्ट, ये देखी हुई है, क्योंकि इसकी अदालत में ऐसे ही होते हैं। पिछली बार भी बाबूलाल जी 5 साल हम लोग के साथ रेगुलर कोर्ट जाते थे, जब जब उनकी डेट पड़ती थी, उनकी जो विधायक भाग के चले गए थे, मैंने बीजेपी जिसको परचेज कर लिया, तो उनको लाने के लिए बाबूलाल जी मेरे साथ कम से कम 4 साढ़े 4 साल तक गए।
देखिए, अभी भी आपको कह दें कि हमारे झारखंड में साफ सुथरा में मुख्यमंत्री में बाबूलाल जी से कोई नहीं है, एकदम ताकत देके बोल सकते हैं, क्योंकि उनको देखे हम लोग बड़ा नजदीक से देखे। हमने भी उनके साथ 5 साल रहा, सारे प्रोग्राम किए, सारे एक साथ हम लोग बैठे हुए है, इसमें कैसा है। लेकिन टेक्निकली जो फंस रहे हैं, निश्चित तौर पर हम चाहते हैं कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई ना हो, 5 साल आराम से चले और चलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बोलने वाले लोग भी चाहिए विधानसभा में। बिल्कुल ठीक बात। ऐसा नहीं कि फिर 5 दिन बाद चुनाव हो जाए, ऐसा नहीं। आवाज उठनी जरूरी है और बोलने वाले की जरूरत है विधानसभा के अंदर। ठीक, 2-3 स्पीकर छोड़ के कोई नहीं है बोलने वाले, तो कैसे चलेगी राज, कहाँ आएगी। क्वेश्चन नहीं लेते, यहाँ तक झाझर बनाते हैं, यहाँ ढोलक बजाते हैं, लेकिन अपने क्षेत्र के एक भी प्रॉब्लम को नहीं बताते। लेकिन बाबूलाल जी एक ऐसा सर, हर जगह कहीं भी रहे, देखिए पक्ष विपक्ष हो सकते हैं, वो भाजपा में है, हम पूरे लोग थे, हम लाल झंडा है, लेकिन उनका सहमत है, हम उनके साथ है। वो जो कहते हैं, जो बोलते हैं, जो बात करते हैं, उनका तरीका अलग है, सबसे अलग। अभी भी जितने ही हम मुख्यमंत्री बन गए अभी तक चल रहे हैं, सबसे ज्यादा अगर कोई काम किए हमारे राज्य के लिए शुरुआत में 2 साल 2.5 साल जो भी रहे बाबूलाल जी, कुछ तो काम किए जो अभी भी देख रहे झारखंड की जनता, उनको काम नहीं करने दिए, देने नहीं करने वाले कोई विपक्ष नहीं, उन्हीं की सरकार के लोग उसे करने नहीं दिए। आज भी आपको बता देते, बाबूलाल जी सीट पर बैठे, हमें लगता है कि चुनाव आते आते वो बदल ना जाए, लेकिन बाबूलाल जी जीत के आए, अब जीते रहे। हम तो चाहेंगे कि विधानसभा में उनका रहना बहुत ठीक है। देखिए, सुशांत मुखर्जी जी कह रहे हैं कि बाबूलाल मरांडी साहब एक ऐसे नेता हैं, वो जनता के मुद्दों को सदन के अंदर उठाते हैं और ऐसे नेता के साथ वो खड़े नजर आ रहे हैं। प्रमोद जी, अब ये जो पूरी स्थिति बनी हुई है, मरांडी साहब के लिए अगला बेहतर कदम क्या नजर आ रहा है, क्योंकि आप अधिवक्ता हैं और आपसे कानूनी पेच जाने की कोशिश करेंगे। देखिए, आज माननीय न्यायालय राजेश शंकर जी जो है, जस्टिस राजेश शंकर जी, जब 5 जनवरी को कंक्लूड हुआ था आर्गुमेंट दोनों साइड से, तो उसमें वो बताया गया था और जो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि स्टील मैटर जो है अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है वहाँ अध्यक्ष विधानसभा के सामने। तो यदि कोई मैटर पेंडेंटलाइज होता है तो ये नेचुरल जस्टिस कहता है कि आप उस पर कोई डिसीजन नहीं दे सकते हैं। देखिए, कोई भी एक केस को आप 2 कोर्ट में नहीं चला सकते हैं, तो अभी वहां फाइनलाइज तो हो जाए। तो मैं समझता हूं कि जो ऑनरेबल जस्टिस राजेश शंकर जी का जो फैसला हुआ है वो बिल्कुल सही कदम है। अनटिल और अनलेस कि आप वहां से डायरेक्शन मांगते कि आप इसको कंक्लूड कर दीजिए, जो आप वहां पर मैटर को पेंडिंग पड़ाए हुए हैं, जो अध्यक्ष विधानसभा के सामने है, तो उसको वो फाइनलाइज कर दें, या तो आप वहां एप्लीकेशन लगाते कि आप जो है इसको पेंडेंटलाइज मैटर क्यों रखे हुए हैं। तो अभी दोनों जगह है, इधर भी मैटर पड़ा हुआ है और उधर भी जो है, इसलिए उन्होंने कहा कि जब तक वो मैटर पेंडिंग है वहां विधानसभा के पटल पे, तब तक हम उस पर फैसला नहीं कर सकते हैं। तो इनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है कि मरांडी साहब के पास अपॉर्चुनिटी नहीं है कि ये दोबारा नहीं आएंगे। लेकिन मरांडी साहब ने ये पक्ष रखा कि दरअसल अध्यक्ष साहब ने उनकी पूरी बात सुनी नहीं, और अब वो जो कह रहे हैं कि हम डबल बेंच का भी रुख करेंगे। तो क्या अगर आगे भी वो बढ़ते हैं मरांडी साहब, तो फिर क्या ऐसी स्थिति वहां भी देखने को मिलेगी इनको? नहीं, देखिए, उसमें डायरेक्शन हो सकता है। ऐसा नहीं है कि जब डीवी में जाएंगे डबल बेंच में, तो वो कोर्ट कह सकती है कि आप एप्लीकेशन लगाए, आपकी बात को नहीं सुन रहे हैं, तो उसको एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल में कोर्ट दे सकती है कि आप इसको या तो उनकी बातों को आप संज्ञान लीजिए और ऑर्डर को कंक्लूड कीजिए, आप वहां पे फाइनलाइज कीजिए। तो जो अभी यहाँ पर सिंगल जज में जो पेंडिंग पड़ा हुआ था मैटर, जो पेंडुलम की तरह जो डोल रहा था, उसका कम से कम वहां स्पष्टीकरण हो जाएगा, क्लियरिटी होता है। वैसे ये ऑनरेबल जस्टिस राजेश साहब को भी ये करना चाहिए था कि आप उनको डायरेक्शन देते। आप मैटर पेंडिंग है कि आप मैटर को सालों साल तो आप पेंडिंग नहीं रह सकते हैं ना। आपका लिमिट एज है 5 साल, 5 साल के बाद आपका भी अस्तित्व खत्म हो जाएगा, जो होगा वो करेगा। तो सवाल यह है कि आप इसको टाइम लिमिट में आप इसको क्यों नहीं आदेश दे रहे हैं, राइटली या रॉन्गली।
जो भी आप आदेश पारित कीजिए। अच्छा, तो इसके लिए ऑनरेबल एक और कोर्ट डायरेक्शन बहुत छोटा सा पॉइंट आपसे समझना चाहेंगे, यदि अध्यक्ष साहब के यहाँ ये कोई ऐसी अर्जी करते हैं, बावजूद इसके उसका कंक्लूजन नहीं निकलता है, तो क्या अदालत की तरफ से इस मामले को संज्ञान में लिया जा सकता है क्या? बिल्कुल लिया जा सकता है। हाँ। बिल्कुल ऐसा है, ऑनरेबल कोर्ट का, ऑनरेबल हाई कोर्ट का बहुत डिस्क्रिशनरी पावर है। हाँ। इसलिए मैंने कहा कि इसमें डायरेक्शन भी दिया जा सकता है। डायरेक्शन हुआ कि आप विद इन 1 मंथ में या 15 दिन के अंदर में आप कंक्लूड कीजिए ऑर्डर को, जो है आप दीजिए, या जो वो अपना पक्ष रखना चाह रहे हैं उस पक्ष के बारे में आप बताइए, स्पष्ट कीजिए कि आपका क्या करना चाहते हैं। तो उसके बाद जो है कोर्ट इस चीज को देखेगी। दूसरी चीज है, देखिए ये जो है 10th शेड्यूल में, तो आपका अनुसूचित 10 में ये पावर है, इसमें लिखा हुआ है डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द और ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। लेकिन डिफेक्शन का एक नियम निर्धारित किया गया है कि किस स्थिति में आप डिफेक्शन कर सकते हैं, डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। यदि वो 2/3 मेजोरिटी के साथ आप दूसरे पार्टी में विलय करते हैं या दूसरे पार्टी में आप जा रहे हैं, तो वो लीगलाइज। यदि आपके पास नहीं है, क्योंकि देखिए सामान्यतः किसी पार्टी से दूसरे पार्टी में क्वांटम जंप करना एक तरह से पब्लिक का मजाक है। पब्लिक ने आपको जो वर्डिक्ट दिया है उसका मजाक है। पट्टी मान लेते हैं किसी पार्टी को दिया एक्स का, आप उसके बाद चयन होने के बाद, क्योंकि पार्टी ने, ये जनता ने तो आप एक्स पे विश्वास किया ना, आप जो है चयन करके आते हैं और तुरंत जो है वो वाई में आ जाते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में विधानसभा और लोकसभा का क्लियर है ये कहना है कि मान लेते हैं कुछ ऐसा है कि पार्टी बिल्कुल अपने जो स्वभाव के विपरीत चल रहा है और जनहित के अगेंस्ट में है, तो ऐसी स्थिति में यदि आपका मेजोरिटी है, पार्टी का मतलब कुल मिलाकर के होता है मेजोरिटी, मेजोरिटी आपके पास है, तो ऐसे में आप जो है दूसरे पार्टी में आप मर्ज कर सकते हैं और इस पे फिर डिस्क्वालिफिकेशन लॉ लागू नहीं होता है। लेकिन आओ ये सब जितनी मेरिट और डिमेरिट की बातें हैं, वो तो विधानसभा के पटल पे रखा हुआ अध्यक्ष साहब के साथ, तो विधानसभा का हेड वो है। तो अंटिल ऑनलेस की वो फाइनलाइज नहीं कर जाते हैं, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास 2 ऑप्शन था, या तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल वहां पर करके डायरेक्शन देते कि बिन 15 दिन या 1 महीने के अंदर में कंक्लूड कीजिए, या फिर जो है आज का जो जजमेंट है, इनके पास 2 ऑप्शन है। अब जो है मरांडी साहब के पास है कि डीवी में वो जा करके वो कह सकते हैं कि या तो आप उनको दे दीजिए, क्योंकि एक साथ 2-3 प्रेयर होता है, वो कहेंगे कि आप या तो विधानसभा के अध्यक्ष को डायरेक्शन दीजिए कि हमारी बातों को जो हम पुटअप करना चाह रहे हैं उस पे आप संज्ञान लीजिए, और जब नहीं करते हैं तो जो डीवी है उस पर वो एक्शन लेगी या फिर जो है करेगी। हो सकता है उनका सारा जो है समन करेगा सारे डॉक्यूमेंट्स को। मरांडी साहब ने सलाह लिया होगा, तभी उन्होंने कहा कि डबल बेंच का विरोध करेंगे। और एक बात आपने बहुत अच्छी बात कही है कि एक्स वाई जो होते हैं, मान लीजिए एक्स का कोई कैंडिडेट जीत करके जाता है और उसके बाद जीतने के बाद वाई में विलय हो जाता है, वाई में चला जाता है, तो ये पार्टी का अपमान या खुद का उसका कुछ नहीं होता है, ये जनता का अपमान करते हैं। क्योंकि वाई का कैंडिडेट भी वह एक्स के सामने खड़ा था, एक्स के कैंडिडेट के सामने जनता ने आपको चुना है, तो आप लेकिन से जीत करके वाई में जा रहे हैं, तो जाहिर तौर पर जनता का अपमान कर रहे हैं। लेकिन रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ये अलाउ भी है। यदि आप बहुत ठीक है, समय के अभाव के चलते चर्चा को यहीं विराम देना पड़ेगा। प्रमोद जी, सुशांत मुखर्जी जी, तिवारी जी और अमित अनंत जी, आप चारों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपना बहुमूल्य कीमती समय देने के लिए। तो जाहिर तौर पर है कि अब डबल बेंच का रुख करने की बात कह रहे हैं मरांडी साहब, उनके लिए रास्ते खुले हैं, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि अब आखिर मरांडी साहब का कदम होगा क्या। चर्चा में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।